सभी को नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। अरस्तु के सिद्धांत लेकर आज मैं आपके साथ है। अरस्तु के 3 मुख्य सिद्धांत हैं: अनुकरण, त्रासदी और विरेचन। वीडियो बहुत लंबा हो जाने की वजह से इसके 3 हिस्से किए गए हैं, साथ साथ इसकी डिस्क्रिप्शन में PDF डाली गई है। चलिए बात करते हैं अनुकरण सिद्धांत की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका सहयोग हमेशा इस चैनल के साथ बना रहे। सबसे पहले हम प्रस्तावना या भूमिका की बात करते हैं। यूनानी साहित्यकार, देखिए चाहे कोई सा भी सिद्धांत आया, अनुकरण, त्रासदी या विरेचन, तीनों सिद्धांत पूछेगा नहीं क्योंकि बहुत ही लंबा प्रश्न बनेगा। एक सिद्धांत आएगा, अनुकरण आए, त्रासदी आए या विरेचन आए, तो आपने उसी के अनुसार पहले वाला जो प्रस्तावना है वो सेम रखनी है और एक एक सिद्धांत का मैंने नीचे निष्कर्ष भी दिया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। यूनानी साहित्य चिंतकों की परंपरा में अरस्तु का नाम अविस्मरणीय है। उनका स्थान अत्यंत ही गौरवपूर्ण है। अरस्तु विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य हैं और विश्व विजेता सिकंदर के गुरु। देखिए ये सीरीज शुरू होती है। सबसे पहले प्लेटो के गुरु सुकरात हैं, सुकरात, प्लेटो और फिर अरस्तु, और अरस्तु गुरु हैं सिकंदर महान के। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के पितामह हैं। जन्म उनका मकदूनिया में हुआ और स्तनगिरा में, ये 1384 ईस्वी पूर्व लिखना मैं यहाँ भूल गई हूँ, ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाश्चात्य विधाओं में आचार्य अरस्तु ने राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक शास्त्र, आचार शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान इत्यादि विषयों पर 400 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। उनकी जो प्रसिद्धि है उसके 2 प्रमुख आधार ग्रंथ है। सबसे पहले आप देखिए भाषण शास्त्र है जिसको हम रेटोरिक्स कहते हैं, भाषण कला। इसको तेखनस रिटेरिक्स भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं हम काव्य शास्त्र की यानी पोएटिक्स की। ये सारी चीज़ें मैंने इसके, क्योंकि ये नेट पर्पज़ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी, जिसने डिटेल से इन सब को किया है तो वो कभी मार नहीं खाएंगे। काव्य की उत्पत्ति, प्रकृति, काव्य का सत्य क्या है, काव्य के भेद, प्रयोजन, काव्य कला, ये सारा जिक्र काव्य शास्त्र में हुआ है। पाठ्य सामग्री तथा संदर्भ ग्रंथ भी इसके अंदर दिए गए हैं। पेरिपोएटिकेस और 26 इसमें अध्याय हैं और 50 इसके अंदर पृष्ठ हैं। इसके अंदर इसके जो उद्देश्य हैं वो यूनानी काव्य का वस्तुगत विश्लेषण, विवेचन और निरूपण करना है और गुरु प्लेटो के काव्य आक्षेपों का समाधान प्रस्तुत करना है। अरस्तु के जिन काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनमें से 3 प्रमुख स्थान रखते हैं, वो आपको पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ मैं: अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत की बात करते हैं। प्लेटो ने काव्यशास्त्र को, देखिए इसकी मुख्य मान्यताएं मैंने अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से आपको दी हैं, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत ही कम है और इतने कम समय में आपको याद जैसे करना है उसी के हिसाब से ये प्रश्न बनाया गया है। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र से जोड़कर देखा है। प्लेटो जो कि अरस्तु के गुरु होते हैं, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र को स्वतंत्र रूप से समीक्षा की है। सबसे पहली बात मान ली, उन्होंने काव्य शास्त्र को स्वतंत्र रूप दिया। दूसरा मुख्य बिंदु, अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान किया है जिससे कला को स्वतंत्र अस्तित्व मिला है। सुंदर को शिव से अधिक महत्व या अधिक विस्तृत माना है। तीसरा मुख्य बिंदु है, अरस्तु के अनुसार कवि के अनुसरण का विषय कर्मरत मनुष्य है। मनुष्य बाह्य जीवन अपनी रचनात्मक कल्पना द्वारा ही मूर्त या चित्रित कर सकता है। उसे नकल या स्थूल अनुकरण कहकर कम नहीं ठहराया जा सकता। इसी के द्वारा कवि अपूर्णता से पूर्णता प्रदान करता है।
अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर जो बल दिया है, पर जीवन की विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि ने अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया है। अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम से अलग अलग हैं और चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से। अनुकरण की प्रक्रिया, इसके अलग अलग बिंदु भी बनाए जा सकते थे, अनुकरण का माध्यम, अनुकरण की प्रक्रिया, लेकिन लिखना उतना ही है, इसलिए मैंने इसके पॉइंट इस प्रकार से बना दिए हैं। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायी होती है। हम अनुकृत सादृश्य को देखकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। अमृतत्व के बिना आनंद की अनुभूति संभव नहीं है। अनुकरण एक सृजनात्मक क्रिया है। अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति के अनेक दोषों का निराकरण करके कला द्वारा अपूर्णता की पूर्ति की जाती है। अनुकर्ता नकलची नहीं, सर्जक है, जो कि उनके जो गुरु है उन्होंने विरोध कर दिया है। काव्य में वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण उन्होंने बताया है। बेसिक चीज़ इसके अंदर है, जो इसका जो आधार बताया जाता है इस सिद्धांत का। प्रतीतमान रूप जैसा है अनुकर्ता का प्रतीत होता है, संभाव्य रूप जैसा हो सकता है और आदर्श रूप जैसा होना चाहिए। काव्य के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है। काव्य का माध्यम जो है कलात्मक अनुकृति है। कवि को अनुकर्ता बताता है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता बताया है, अरस्तु ने उसे कर्ता सिद्ध किया है। अनुकरण के विषय क्या क्या हैं? प्रकृति, इतिहास और कार्यरत मनुष्य, 3 अनुकरण के विषय हैं। अनुकृति की विधि के अंतर्गत 3 शैलियाँ आती हैं। वो 3 शैलियाँ हैं प्रबंधात्मक, आत्माभिव्यंजन और नाट्य शैली। उपरोक्त 13 बिंदुओं में हमने जाना कि अनुकृति के 4 प्रमुख, ये 13 को हम 4 मुख्य बिंदुओं में भी समाहित कर सकते हैं। इस डायग्राम के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई है। 4 कौन कौन से देख लीजिए। काव्य की अनुकृति का माध्यम, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? कलात्मक, लय, संगीत और सामंजस्य। कला अनुकृति का विषय, जिसमें नैतिक आचरण पर आधारित विषय होने चाहिए। कला की अनुकृति की विधि, विधि का मतलब तरीका का क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके अंदर है पात्र, सर्वत्र एक जैसा, नाटकीय शैली। फिर है अनुकरण और कलाओं का विभाजन, तो 2 विभाजन उन्होंने बताए हैं, ललित कला और उपयोगी कला। ये डायग्राम है अनुकरण संबंधी विचारों का। इसी को 13 पॉइंटों के द्वारा ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। इसी के अंदर इसको सारगर्भित रूप में इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब अनुकरण सिद्धांत तो हमने समझ लिया क्या क्या उन्होंने कहा है। इस पर आक्षेप, सीमाएं और इसकी त्रुटियां लोगों ने जो बताई हैं उसके बारे में है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत पर अनेक आक्षेप लगाए हैं। आलोचक की आलोचना का शिकार इनको होना पड़ा है, जो निम्नलिखित है। अनुकरण सिद्धांत बड़ा सीमित और संकुचित है। वस्तुपरक भाव पर अधिक बल दिया गया है। गीति काव्य की आत्मा में व्यक्तिकता, भावात्मकता और हार्दिकता रहती है, जिसके संबंध में यह सिद्धांत असफल रहा है। क्रोचे के सहजानुभूति का यह विरोधी सिद्धांत है। क्रोचे की दृष्टि में अनुकरण कला सृजन की कोई वस्तु नहीं है, जबकि अरस्तु के मतानुसार अनुकरण ही कला है। आज समीक्षा के क्षेत्र में अनुकरण शब्द बेईमानी सा सिद्ध होता है। इसके स्थान पर कल्पना और नवोन्मेषण शब्द का प्रचलन बढ़ रहा है। अनुकरण सिद्धांत अभावात्मक है। नागेंद्र के अनुसार है ये, क्योंकि अरस्तु ने काव्य की आत्मा का उन्मेष के साथ साथ प्रकृति का अनुकरण पर भी बल दिया है। छठा है, इस पे आक्षेप लगा है कि अनुकरण सिद्धांत में सभी विषयों का अनुकरण माना है। बाह्य वस्तुओं का अनुकरण हो सकता है, आंतरिक अनुभूतियों का अनुकरण नहीं हो सकता। आइए अनुकरण सिद्धांत के मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। बहुत सारी सीमाएं और आक्षेपों के बावजूद यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय व्याख्याकार डॉक्टर नगेंद्र ने अनुकरण की समीक्षा करते हुए कहा है कि
मिमेसिस का अर्थ इमिटेशन के अर्थ में इतना भिन्न नहीं है, उसमें सृजना का भी अंतर्भाव न हो सके। जो अरस्तु का अनुकरण का अर्थ यथार्थ मात्र नहीं है, वह पुनर्सृजन का पर्याय है। उसमें भावात्मकता और कल्पना तत्व भी यथेष्ट अंतर्भाव हैं। उसमें सृजना के आनंद की स्वीकृति कदापि नहीं है। प्लेटो और देखिए, अब अरस्तु की बात करें तो प्लेटो और अरस्तु के अंतर को भी हम लेके चलते हैं, तो यह अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। प्लेटो जो है अनुकरण का हूबहू नकल बताता है, यह हूबहू नकल नहीं बताता। अरस्तु वो पुनः सृजन बताता है। अनुकृति करता है कवि प्लेटो के अनुसार। अरस्तु के अनुसार कवि कला, प्रकृति और जीवन का पुनर्प्रस्तुतिकरण करता है। तीसरा है, प्लेटो ने कवि अनुकर्ता मानता है कवि को, और जो अरस्तु है वो उसको कर्ता मानता है। पहले भी ऊपर भी जिक्र कर चुके हैं हम इसका। प्लेटो ने काव्य कला को नैतिक और आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखा है, जबकि अरस्तु ने सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखा है और कला की प्रकृति की अनुकृति कहा है। उम्मीद करती हूँ आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत समझ आ गया होगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए। पाश्चात्य साहित्य के सभी सिद्धांत जितने भी मुझसे संभव हो उसके जल्दी से जल्दी आपको डालने की कोशिश करूँगी। इससे नेक्स्ट वीडियो आपको त्रासदी सिद्धांत और उससे नेक्स्ट विरेचन सिद्धांत मिलेगा। धन्यवाद।